एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक से, बिल्कुल पहले डेफिनेशंस वगैरह जैसे जल्दी जल्दी करते जाएंगे। पहले एक पार्टिकल के बारे में डिफाइन करते हैं ना, तो फास्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अगर एम मास का कोई पार्टिकल है जिसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी हो, और वो कोई आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना है जिसके रिलेटिवली आप एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना चाहते हो। मतलब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है जिसके रेफरेंस में जा करके जिसके रिलेटिवली डिफाइन करते हैं इसको। और डेफिनेशन ये कहती है कि पॉइंट ओ के रिलेटिव मास एम की एंगुलर मोमेंटम की जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्रॉस प्रोडक्ट से देते हो। एंगुलर मोमेंटम एज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय इसका लीनियर मोमेंटम कैपिटल पी। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज आर क्रॉस पी, और पी को रिप्लेस करके यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी। मास को आप बाहर भी ले सकते हो, तो दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमेशा जब भी आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे या किसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करोगे तो ये मेंशन करना पड़ता है कि एंगुलर मोमेंटम हम किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट मान लेते हैं इसको हम लोग। तो जैसे इस फिगर में हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया है अबाउट पॉइंट ओ, जब तक आप ये मेंशन नहीं करते हो तब तक एंगुलर मोमेंटम का कोई मीनिंग नहीं बनता। ऑलवेज डिफाइंड रिलेटिव टू सम पॉइंट। इस डायग्राम के अंदर पॉइंट ओ लिया है जिसके रिलेटिवली हम लोग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को लिख रहे हैं। तो आर से डिनोट करेंगे पोजीशन वेक्टर को, और वेक्टर का साइन लगा दें यहाँ पर, और वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर का साइन लगाओ। तो पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर हो गया, पार्टिकल की पोजीशन रिलेटिव टू उस पॉइंट जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो वी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है फॉर अ पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ था कि इसको हम डिफाइन करेंगे जब, तो एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो आर क्रॉस एम वी। इसको और क्विकली अगर देखा जाए, आर क्रॉस एम वी का जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे और डायरेक्शंस निकालोगे, तो डायरेक्शन आर क्रॉस एम वी से इस फिगर में अगर आप कैलकुलेट करो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाते हुए, बता पाएंगे किधर आएगा इस फिगर में? मतलब जो स्क्रीन है उसके इनवर्ड होगा या स्क्रीन के आउटवर्ड आएगा? बिकॉज आर क्रॉस इस डायग्राम में, इस डायग्राम में थोड़ा सा फास्ट करके जल्दी बताए बच्चा लोग। वेक्टर आर और वेक्टर वी को देख करके बताओ, आर क्रॉस वी राइट हैंड रूल जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट्स में है उसको लगाइए यहाँ पर। सर इनवर्ड है। इनवर्ड आएगा। हाँ, तो इस केस में इसको हम क्रॉस से डिनोट करेंगे, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलरली है ये इस पर्टिकुलर डायग्राम में। उसके अलावा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो जब, तो मैग्नीट्यूड आप सिंपल एंगुलर मोमेंटम का लिखते हो एम वी आर साइन थीटा, जिसमें थीटा वेक्टर आर और वेक्टर वेलोसिटी के बीच का एंगल हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली इसको ये भी कह सकते हो कि एम वी मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर, जिसमें आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी को आप एक्सटेंड कर दे, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको एक्सटेंड करो, और जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिलेटिवली आप कैलकुलेट कर रहे हो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप आर परपेंडिकुलर निकाल करके लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपका? बताए यस सर। एक क्विक क्विक Yes, sir. थ्योरी फटाफट देख लें एक बार। एक पार्टिकल केस में एग्जांपल के फॉर्म में ये है कि इस फिगर में अगर आपका एक एग्जांपल है, एक मास m यहाँ पर दे रखा है और जिसके पास वेलोसिटी v है। डायग्राम विजिबल है? यस सर। चलिए, Yes. तो इसमें बताएं, इसका पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है रिलेटिव टू पॉइंट ओ, पॉइंट बी और उसके अलावा पॉइंट ए। 3 पॉइंट्स हैं जिनके रिलेटिव निकालना है, एक एक करके देखते हैं। तो जब रिलेटिव टू पॉइंट ओ निकालेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम, तब क्या आंसर आएगा? सेकंड पार्ट में रिलेटिव टू द पॉइंट बी निकालना है, तब क्या आंसर आएगा? और थर्ड पार्ट में रिलेटिव टू पॉइंट ए निकालना है। एक्चुअली इसका पर्पज मेरा सिर्फ ये है कि एंगुलर मोमेंटम के पहले आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो आप। और ये यहाँ पर इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं तब भी हमें ये चीज बतानी पड़ती है कि हम किसके अबाउट कंजर्व करा रहे हैं। तो जब हम पॉइंट ओ के रिलेटिव निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ से इस पार्टिकल को कनेक्ट करेंगे, पॉइंट ओ से इस पार्टिकल को मिलाएंगे, और ये हमारे लिए आर वेक्टर कहलाएगा, जो कि सिंपली अगर आप कोऑर्डिनेट्स देख करके लिखना चाहोगे वेक्टर के फॉर्म में, तो ये जो आर वेक्टर है इसको वेक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा बी आई कैप प्लस ए जे कैप। कोऑर्डिनेट एक्सिस का ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस हमने यहाँ पर प्लॉट करी हुई है, वाई एक्सिस इस तरफ है और जेड एक्सिस इस तरफ। तो बी डिस्टेंस उसका एक्स एक्सिस पर है, ए डिस्टेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सो बी आई कैप प्लस ए जे कैप उसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी, क्रॉस
मास m, और जो डायग्राम में वेलोसिटी है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, सो v इंटू जे कैप रिलेटिव टू पॉइंट O। रिलेटिव टू पॉइंट B निकालेंगे तो आपको पॉइंट B से उस पार्टिकल को कनेक्ट करना पड़ेगा, और पॉइंट B से जब हम इस पार्टिकल को कनेक्ट करेंगे तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगी B पॉइंट के रिलेटिव, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू B अगर आप देखते हो तो इसकी जो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो A, डायरेक्शन y एक्सिस यानी j कैप, एंड क्रॉस मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v j कैप। सिमिलरली पॉइंट A के रिलेटिव देखना होगा तो पॉइंट A हमने z एक्सिस पर चूज किया हुआ है, पॉइंट A से इस पार्टिकल को मिलाओ और उसके बाद जो r वेक्टर बनेगा उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो पॉइंट A के रिस्पेक्ट में जो r वेक्टर बनेगा उसकी एक्सप्रेशन अगर लिखी जाए, बता पाएंगे कितना बनेगा ये r वेक्टर जो A पॉइंट के रिलेटिव बनेगा? So ck cap plus a I cap plus b j cap. सी के कैप मतलब एक्चुअली इसमें ट्रायंगल और लगाएंगे, तो पहले ए से ओ तक का वेक्टर लाओगे, ए से ओ वाला वेक्टर, और उसके बाद ओ से लेकर के जो पार्टिकल वाला वेक्टर है ट्रायंगल लॉ से, तो ए से ओ वाला वेक्टर मतलब वेक्टर ए ओ, वो सी के कैप नहीं होगा, वो एक्चुअली माइनस सी के कैप होगा, बिकॉज आप ए से ओ की तरफ जब जाओगे तो नेगेटिव जेड एक्सिस हुई है, और उसके बाद ओ से पार्टिकल की तरफ आएंगे तो प्लस बी आई कैप प्लस ए जे कैप, ये कुल मिलाकर के इसकी पोजीशन वेक्टर हुई। तो इसके हिसाब से माइनस सी के कैप प्लस बी आई कैप प्लस ए जे कैप एंड क्रॉस अगेन इसका मास इनटू वेलोसिटी जे कैप। एक बार बताओ क्या तीनों के सेम ही आंसर्स आएंगे? तीनों के रिलेटिव जब निकाला तो क्या तीनों में सेम ही आंसर्स आएंगे या डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे? No, sir. Different answer. पहले वाले का आंसर जो आएगा फर्स्ट वाले का आंसर वो आएगा m इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय बी, बिकॉज जे क्रॉस जे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और आई क्रॉस जे के हिसाब से इसकी डायरेक्शन के कैप आएगी। सेकंड वाले में ऑब्वियसली ये जीरो आंसर आ जाएगा बिकॉज जे क्रॉस जे कर रहे हो, और थर्ड वाले में जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी m इंटू वी और इन ब्रैकेट थर्ड वाले केस में एक टर्म आपके पास इसमें आएगा सी आई कैप और दूसरा टर्म आपके पास इसमें आएगा बी के कैप। इसको वेरीफाई कर लेना एक बार। मतलब क्या हुआ कि सेम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पॉइंट्स के रिलेटिवली अलग अलग आ रहा, एक ही पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला जा रहा, ओ के रिलेटिव कुछ और आंसर है, बी के रिलेटिवली कुछ और आंसर है, और सेम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी और पॉइंट के रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका डिफरेंट आंसर आ रहा है। और आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट नहीं आ रहा, उनकी डायरेक्शंस भी डिफरेंट आ रही है। पॉइंट ओ के रिलेटिवली एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम वी बी, डायरेक्शन जेड एक्सिस। पॉइंट बी के रिलेटिवली मैग्नीट्यूड है ही नहीं, जीरो मैग्नीट्यूड है। पॉइंट ए के रिलेटिवली मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट है और डायरेक्शन उसका जेड एक्स प्लेन पे चल रहा है आई कैप प्लस के कैप के हिसाब से। दैट मीन्स कि ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, बिकॉज अगर एक पार्टिकल की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती तो इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसी भी पॉइंट के रिलेटिवली सेम आनी चाहिए थी। जबकि लीनियर मोमेंटम की बात करोगे तो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पार्टिकल के तीनों एक्सप्रेशंस में सेम ली जा रही है, एम वी जे कैप एम वी जे कैप एम वी जे कैप, इररेस्पेक्टिवली कि आप कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो। लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन सबके लिए कॉमन है, बट एंगुलर मोमेंटम के रिजल्ट्स पॉइंट टू पॉइंट डिफर कर रही है और यही इसका आउटकम है दैट एंगुलर मोमेंटम नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल अनलाइक द लीनियर मोमेंटम। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो आपके रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड ना करे, तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स पर अलग अलग एंगुलर मोमेंटम आने का मतलब ये एक्सटर्नल पर्सन की चॉइस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। जबकि लीनियर मोमेंटम हमारी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, लीनियर मोमेंटम एक पार्टिकल का m इंटू वी ही होगा, चाहे उसके लिए मैं कैलकुलेट करूं चाहे आप कैलकुलेट करूं। उसके अलावा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो ये भी आपके चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंडेंट है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें इसका। particle of mass m moving along a line given by y equals to a, mass of particle m and has a constant velocity v। आंसर दें इसका।
बताएं भाई। AD y इक्वल टू ठीक है, y इक्वल टू a एक लाइन होगी जो पैरेलल टू x एक्सिस है, उस लाइन के ऊपर एक पार्टिकल है, y इक्वल टू a वाली लाइन के ऊपर एक पार्टिकल है m मास का, जो कि इसी लाइन के पैरेलली v वेलोसिटी से चल रहा है। अब ऐसे में इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है, तो उसमें खुद ही कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व। अच्छा, ये क्वेश्चंस बेसिक जरूर है, बट ये बड़े न्यूमेरिकल्स के लिए फाउंडेशन का काम करने वाले हैं आपके। बी वाला ऑप्शन सही है क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंजिंग विद टाइम। इसमें अगर आप एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला लगाओ, जिसमें mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें अगर, तो y इक्वल टू a लाइन के ऊपर पार्टिकल कहीं पर भी चला जाए, पॉइंट O से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O, वो हमेशा आपका a के बराबर आएगा। दैट मीन्स इसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे mv एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू a, बिकॉज पार्टिकल पैरेलल टू द x एक्सिस चल रहा है, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट आएगी। दैट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम इस केस में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और कांस्टेंट डायरेक्शन का भी है। दैट मीन्स ये डी ऑप्शन आएगा एक्चुअली, ए बी सी डी। प्रोजेक्टाइल मोशन में फटाफट आंसर दीजिए इसका। मास m का पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। क्विकली आंसर दें यार थोड़ा सा ना, क्योंकि बोलो जी, फटाफट आंसर दीजिए इसका क्या आएगा। पहले पार्ट का आंसर बताओ, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट का। इसका एंगुलर मोमेंटम एट द मोमेंट ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, और जिसके रिलेटिव निकालना है वो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। 0, क्योंकि हाँ, क्योंकि ए पार्ट में पार्टिकल की लोकेशन और जिसके रिलेटिव आप कैलकुलेट करो, दोनों कोइंसाइड कर गए पॉइंट। पार्टिकल वहीं पर है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो अगर आप, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, यानी कि फर्स्ट पार्ट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0। बी पार्ट में जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर जब इस पार्टिकल की बात करेंगे, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा and height of the project. हाँ, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से देखेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखोगे आप m इंटू इसकी वेलोसिटी उस टाइम पर u cos थीटा है लीनियर मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट के बराबर है, जो कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g। और थर्ड पार्ट में किसी जनरल टाइम पर बात कर रहे हैं, वो किसी जनरल मूवमेंट पर एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी, कि किसी जनरल टाइम पर अगर हम देखोगे एट एनी जनरल मोमेंट ऑफ टाइम, तो पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखी जाएगी u cos थीटा, पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी लिखोगे आप u sin थीटा माइनस gt। दैट मीन्स इसका टोटल लीनियर मोमेंटम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे जब हम, तो वेक्टर के फॉर्म में इसके लीनियर मोमेंटम की वैल्यू लिख सकते हैं m इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा i कैप प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा माइनस gt इंटू j कैप। उसके आगे क्रॉस वेक्टर r भी है, तो वेक्टर r इस जनरल मोमेंट ऑफ टाइम पर जब लिखने को आएगा, ओरिजिन से इसको कनेक्ट करके ये जो r वेक्टर लिखेंगे, तो वेक्टर r को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखेंगे। एक इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम के हिसाब से लिखते हो, और दूसरा इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल का, जो कि हम काइनेमेटिक्स के हिसाब से लिखेंगे, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो वेक्टर r को लिखने के लिए आप लिखोगे इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा टी माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप, और इसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसमें। ठीक है, बढ़ जाए आगे, बताएं फटाफट, थोड़ा सा अगर कहीं डाउट हो तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, ये सब क्लास 11th में भी किए हम लोगों ने हालांकि क्वेश्चंस, बट फटाफट इसका आंसर दीजिएगा यार। पार्टिकल मूविंग एज प्रोजेक्टाइल अलोंग द पैराबोलिक पाथ, आंसर दो फटाफट। क्या लीनियर मोमेंटम इसका चेंजिंग है या कांस्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में? तो लीनियर मोमेंटम तो चेंजिंग होगा। चेंजिंग हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। फोर्स mg लग रहा है, फोर्स लगेगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज होना ही है ग्रेविटी की वजह से। और एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट ओरिजिन, चेंज वो भी तो वो चेंज भी हो चेंज रहा है। होगा। चेंज हो रहा है। अभी आपने चेंज 3 पार्ट्स Yes, निकाले sir, हैं, पहले जीरो था बाद में नॉन जीरो हो गया, तो चेंज हुआ ना यहाँ पर। दैट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम भी इस केस में चेंज हो रहा है। अच्छा, इन एग्जांपल्स का मेरा पर्पस कुछ और है एक्चुअली। पर्पस ये देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया है जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां दोनों ही मोमेंटम कंजर्व हो। और इस एग्जांपल का पर्पस मेरा ये बताने का था कि ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर दोनों ही मोमेंटम्स वेरिएबल हो, मतलब लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रहा हो और एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। और ये आपके फंडामेंटल बेस बनाएंगे जब कोलिजन्स वगैरह का न्यूमेरिकल करते हो, तो मन में एक डाउट ये आता है कि कौन सा मोमेंटम कंजर्व रखना है आपको। तो 2 सिचुएशन अभी हमने देख ली। एक सिचुएशन जिसमें लीनियर और एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट है, और एक सिचुएशन जिसमें दोनों ही वेरिएबल है। कुछ और सिचुएशन देखेंगे अभी। सर्कुलर मोशन के केस में देखो, इसमें अगर आप पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो सेंटर के अबाउट, पहले जब ये पोजीशन 1 पे है तब क्या होगा, और जब ये पार्टिकल पोजीशन 2 पे है तब क्या होगा। अलग अलग पोजीशंस पे निकाल रहे। तो एट पोजीशन 1 अगर हम बात करते हैं, पोजीशन 1 पे, तो एंगुलर मोमेंटम का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा r क्रॉस m इंटू वी के हिसाब से है। बट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की नीड आती नहीं है, बिकॉज r हमारा रेडियस के अलॉन्ग चल रहा है और वेलोसिटी हमारी चल रही है टेंजेंट के अलॉन्ग। तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री के वेक्टर से, तो ऐसे में इसमें कोई साइन थीटा का टर्म नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम को डायरेक्टली आप r इंटू एम वी पुट कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, साइन 90 इन सिंपली एम वी आर। और इवन अगर पोजीशन 2 पर भी कैलकुलेट करें, अगर पोजीशन 2 पर भी, तो सेम ही आंसर वहां पर भी आएगा, बिकॉज वहां पर भी रेडियस और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू वहां पर भी एम वी आर के बराबर होगी। और डायरेक्शंस की बात करें अगर, तो पोजीशन 1 पर डायरेक्शन क्या बनेगी क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से? आउट ऑफ द पिच। out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि डॉट में। और पोजीशन 2 पर देखेंगे तो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से वो आउट ऑफ द प्लेन ही आएगा। दैट मीन्स इस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, बट लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो थर्ड सिचुएशन जिसमें लीनियर मोमेंटम वेरिएबल क्वांटिटी है लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्वांटिटी है, बिकॉज दोनों ही पोजीशंस पर सेम एंगुलर मोमेंटम आ रहे हैं, जबकि पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पर वेलोसिटी की डायरेक्शंस के डिफरेंट होने की वजह से लीनियर मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट आएगा इसका। इसी क्वेश्चन में अगर आप इसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के रिलेटिव निकालें जो कि सरकमफ्रेंस पर है, अभी हम लोगों ने सेंटर के अबाउट कैलकुलेट किया था, अगर हम पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें जो कि सरकमफ्रेंस पर है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से हमें इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। पॉइंट ए से इसका वेक्टर आर लोगे आप, पोजीशन वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, इस बार आर और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का तो एंगल नहीं बनेगा। इनफैक्ट कितना एंगल बनेगा ये कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला निकालेंगे आर एम वी साइन थीटा वाला फॉर्मूला। तो इसमें 2-3 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पहले तो पॉइंट ए से पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, ये लेंथ कितनी होगी, उसके अलावा इस आर और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इसमें। Sir, 90 minus theta एंगल by 90 2. माइनस थीटा बाई 2 है। कौन सा एंगल? सर वो वाला जो आप पूछ रहे थे, वेलोसिटी और ए के वेक्टर का बीच में। नहीं, एक्चुअली थीटा एंगल जो दिया है ध्यान से देखिएगा, यह प्रॉपर्टी ऑफ आर के यूज करेंगे तो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो थीटा बाई 2 बनेगा। एंगल सबटेंडेड एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, और ये थीटा बाई 2, हाँ वो एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 आएगा, सही बोल रहे हैं आप। जो ये भी थीटा बाई 2 बनेगा, तो ये जो अननोन एंगल था वो 90 माइनस थीटा बाई 2 बन जाएगा। वो सही है आपका आंसर। यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो 90 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर ही आएगा।
और ये डिस्टेंस भी निकालनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस भी कैलकुलेट की जा सकती है बिकॉज साइड एंगल आपका ये किससे बचे? साइन रूल। राइट, साइन रूल लगा दें। ट्रायंगल में साइन रूल लगा दें अगर, तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 और उसके अपोजिट पर रेडियस जा रहा इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और उसके अपोजिट पर वो अननोन साइड है, अननोन साइड। यहाँ से अननोन साइड की लेंथ आ जाएगी और उसके बाद सारा फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 डिस्टेंस आ गई, इंटू एम इंटू वी, और फिर साइन ऑफ थीटा एम वी आर साइन थीटा। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। एम इंटू वी हो गया लीनियर मोमेंटम, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डिस्टेंस एंड दिस एंगल, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 लेंगे या साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 लेंगे? तो पॉइंट ए से जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप पूरा एक्सटेंड करके देखें। अगर पॉइंट ए से पोजीशन वेक्टर को पूरा एक्सटेंड करो तो एक्सटेंडेड वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो बनेगा आपका 90 प्लस थीटा बाय 2। दैट मीन्स यहाँ पर लिखोगे आप साइन 90 प्लस थीटा बाई 2। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 90 माइनस थीटा बाई 2 भी लिखोगे तो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जेंस में दोनों की वैल्यू सेम ही है। बोले जी ठीक है ये अब चीज? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, पिछले क्वेश्चन में सेंटर के अबाउट जब कैलकुलेट कर रहे थे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट है इसके रिलेटिव भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा? नो सर। ठीक है ना, बिकॉज सेंटर के अबाउट पिछले एग्जांपल में हमने तो कैलकुलेट किया तो पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 पर सेम आंसर है। लेकिन जब आप सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो इसमें थीटा इन्वॉल्व हो गया। तो नेचुरल सी बात है जब इस पार्टिकल की लोकेशन चेंज करोगे आप तो ये एंगल थीटा भी चेंज कर जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बदल जाएगी यहाँ पर। दैट मीन्स कि बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी यूनिक पॉइंट के अबाउट ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, अगर हमने इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया हो, 3 पॉइंट्स के अबाउट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, एक सेंटर के अबाउट, तीसरा सेकंड आपका सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट के अबाउट, और थर्ड कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूँ अगर मेरा पॉइंट उसके एक्सिस पर होगा तो, मतलब आपकी बार आपको रिलेटिव टू पॉइंट ए निकालना है जो कि उसकी एक्सिस पर है। तो इसके अबाउट जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको अलग अलग पोजीशंस पे कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन 1 पे कैलकुलेट करेंगे एंड देन पोजीशन 2 पे कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये पोजीशन 1 पे जाएंगे तब अगर हम कैलकुलेट करके दिखाएं तो पहले आपको पॉइंट ए से इसकी पोजीशन वेक्टर लिखनी पड़ेगी, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए। जो ट्रायंगल लॉ से इस पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो पॉइंट ए से पहले आप टुवर्ड्स सेंटर जाओ, ये वेक्टर बन जाएगा माइनस जेड इंटू के कैप, और सेंटर से पार्टिकल की तरफ आए ये वेक्टर बन जाएगा रेडियस आर इंटू आई कैप। ये हो गई पोजीशन वेक्टर क्रॉस मास इंटू द वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर हम वेलोसिटी को v लिखते हैं जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो v इंटू जे कैप, ये फर्स्ट केस का आंसर है। यही पार्टिकल जब पोजीशन 2 पर जाएगा सेकंड वाली पोजीशन पे तो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। अब पॉइंट 2 के लिए पोजीशन वेक्टर कुछ ये बन जाएगी, पॉइंट ए से आप लोकेशन 2 को मैच कराओ, और इस वेक्टर को लिखने के लिए आप क्या करोगे, वापस यही काम करेंगे। पॉइंट ए से पहले आप टुवर्ड्स सेंटर जा करके एक वेक्टर लिखो जो फिर से माइनस जेड के कैप, और फिर वहां से टुवर्ड्स द पॉइंट 2 एक और वेक्टर आ जाएगा जो रेडियस इंटू जे कैप होगा वाई एक्सिस के अलोंग, एंड क्रॉस एम इंटू वी। और इस टाइम पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि माइनस ऑफ आई कैप, आर क्रॉस एम वी के हिसाब से। सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट केस का जो आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पहले वाले केस में वो आ जाएगा m इंटू वी इंटू जेड। एक टर्म एम वी जेड आएगा और एक टर्म आपका आएगा एम वी इंटू आर का। पहला टर्म जो एम वी इंटू जेड का है वो माइनस के क्रॉस जे के हिसाब से बनेगा, यानी उसकी डायरेक्शन आई कैप होगी। दूसरा टर्म जो बनेगा एम वी आर का वो आई क्रॉस जे के हिसाब से बनेगा, यानी कि के कैप के अलोंग।
सेकंड वाले पोजीशन पे जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, तो हमारा रिजल्ट बन रहा है mv इंटू जेड एक टर्म, और फिर एक टर्म आएगा mvr का। बट इस बार mvz वाले टर्म की जो डायरेक्शन बनेगी वो k क्रॉस i यानी j कैप के अलॉन्ग बनेगी, और mvr वाले टर्म की जो डायरेक्शन बनेगी वो j क्रॉस माइनस i की है यानी कि k कैप के अलॉन्ग बनेगी। अब क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इस एग्जांपल में या नहीं है? सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। राइट। लेकिन देखो जो एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया है उसमें, हाँ ठीक है, एक आई कैप कंपोनेंट, एक के कैप कंपोनेंट, एक जे कैप कंपोनेंट और एक के कैप कंपोनेंट। तो जो के कैप वाला कंपोनेंट है अगर आप उस पर ध्यान दो तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। यानी कि यहां पर एक स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्सिस ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल की एक्सिस जेड एक्सिस है यहाँ पर, तो जो जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही। उसके अलावा मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल ले अगर, या नीचे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले, तो मैग्नीट्यूड इसका दोनों तरफ से कंजर्व आ रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस केस में कांस्टेंट वैल्यू चल रही है। बट अगर आपसे वेक्टर एल की बात करेंगे तो वेक्टर एल इस केस में चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसमें से एक कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है, जिसकी डायरेक्शन पहले आई कैप आई थी और बाद में अब जे कैप आ गई है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, अलोंग द एक्सिस चेंज नहीं कर रहा, और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हमारे लिए कांस्टेंट है। ये तीन रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। मतलब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कहीं पर जहां पर कि टोटल एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो रहा हो बट उसका कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट कंजर्व हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो रही हो बट उसका एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है वो एज इट इज बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसको आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। इसके पहले आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, अब आप कहोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, जिसका मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कंजर्व है, अदर एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स बदल रहे हैं, उसके चेंज हो रहे हैं। और ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं और इन सब का हमें रीजन आइडेंटिफाई करना है। अब ये जितने एग्जाम्पल्स अभी तक आए हैं इनके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि यही सारी पॉसिबिलिटी लेकर के आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके लिए फिर ये क्विज है, समझने के लिए एक वापस क्विज लगाई है आपको। देखो फटाफट इसका आंसर तो क्या बनेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया बट फिर भी जस्ट मेमोरी में बना रहे आपके, उसके लिए फर्स्ट केस बता रहे हैं। मूविंग अलोंग अ सर्किल विद द कांस्टेंट स्पीड का एग्जांपल है। फर्स्ट केस लीनियर मोमेंटम चेंजिंग है या कांस्टेंट है? सर्किल के अलोंग अगर कोई बॉडी सर्किल पे जा रही है कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब सही हो, सॉरी सही हो गया। लीनियर मोमेंटम इज चेंजिंग विद टाइम, ये तो सही ऑप्शन है भाई, कांस्टेंट कैसे होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये सर सॉरी सही है। हाँ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ सर्किल इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तीन एग्जांपल मैंने करा दिए अभी आपको। पहला सही है। सही है। Relative to the point on the axis of circle is constant in magnitude but variable in direction. सही है। सही है, ऑलरेडी एग्जांपल करके मैंने लिया है। और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वेक्टर एल और ओमेगा पैरेलल हैं। देखो ओमेगा जो देखते हो किसी भी सर्कुलर मोशन में, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हमेशा सर्किल की एक्सिस के अलोंग देखते हो, जो राइट हैंड के रूल के हिसाब से आता है। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अगर आप ओमेगा के हिसाब से कर्ल करो, राइट हैंड जो फिंगर्स हैं उनको अगर आप इसी ओमेगा के हिसाब से अपनी मुट्ठी बंद करें आप, तो आपका राइट हैंड थंब किस तरफ जाएगा आप एनालाइज करके देखो। अगर आप राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे ही जिस तरीके से ओमेगा घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा है, तो अगर अपने फिंगर्स को आप एंटी क्लॉकवाइज बंद करोगे तो जो आपका थंब की डायरेक्शन होगी वो ऊपर आएगी, और जिस तरफ थंब आता है दैट मीन्स कि यही डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन है। ओमेगा इसमें जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, क्या एंगुलर मोमेंटम भी जेड एक्सिस के अलोंग है?
नो सर। नहीं है, क्योंकि इसमें के कैप के साथ आई कैप कंपोनेंट भी आ रहा है। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो जेड एक्सिस से कुछ अलग आ रही है। इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा हमेशा पैरेलल वेक्टर्स हों। दैट मीन डी ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसी से एग्जांपल मिल जाएगा आपको। तो जितने थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, उन सब के क्वेश्चंस में ये हेल्प कर जाएगा तुम्हें। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर एंगुलर मोमेंटम पर कहीं आता है तो उसके लिए ये एग्जांपल सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं इसमें। नेक्स्ट और इस क्वेश्चन की बात करें, फटाफट इसको देखो। इसमें मोर देन वन पार्टिकल का एग्जांपल है, कई सारे पार्टिकल्स का एग्जांपल ले रहे हैं। इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ये भी एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट ओ, ओरिजिन के रिलेटिवली। ये भी कंसेप्चुअल है, इसमें भी एंगुलर मोमेंटम का आपको एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट मिलेगा। इनकी क्लैरिटी वैसे भी जरूरी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एंटर करने से पहले ये डाउट्स खत्म हो जाने चाहिए। तो ओरिजिन के रिलेटिव अगर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखो तो एक एक करके कैलकुलेट करेंगे सारे पार्टिकल्स का। सबसे पहले मैं इस पार्टिकल को कैलकुलेट कर रहा हूं जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से देखी जाए, अगर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन उस पार्टिकल की जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये लिखा जाएगा ए आई कैप क्रॉस इसका मास m और इसकी वेलोसिटी दी गई है आपको वाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि जे कैप। ये पार्टिकल 1 का हो गया जो एक्स एक्सिस पर है, प्लस जो पार्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर है उसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से देखी जाएगी जब, तो b इंटू जे कैप क्रॉस m इंटू उसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है माइनस वी आई कैप, प्लस तीसरा पार्टिकल है 2m मास वाला जो जेड एक्सिस के ऊपर दिया गया है। उसके बारे में बात करें तो उसकी पोजीशन वेक्टर बनेगी, ओरिजिन से उसको मिलाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल सी के कैप क्रॉस उसकी जो वेलोसिटी दिखाई गई है वो दो डायरेक्शंस में दिखाई जा रही है, एक v/2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप, और दूसरा v/2 पैरेलल टू द नेगेटिव आई एक्सिस यानी कि माइनस v/2 जी कैप। ये पहला आंसर आएगा। आप लोगों से मेरा ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें अपने आप। सिंप्लीफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, उसको सिंप्लीफाई खुद करो। रिलेटिव टू जब आप पॉइंट a, 0,0 निकालोगे, ध्यान से सुनो, रिलेटिव टू a, 0,0, इसके रिलेटिवली जब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो सबसे पहले उस पार्टिकल की बात करो जो कि एक्स एक्सिस पर है। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? इसके नंबरिंग कर देते हैं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3। तो पार्टिकल 1 का एंगुलर मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का एंगुलर मोमेंटम प्लस पार्टिकल 3 का एंगुलर मोमेंटम, एक एक करके बताइएगा। पार्टिकल 1 की जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू तो 0। 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल की जो लोकेशन है वहीं पर आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, 0। पार्टिकल 2 की बात करें अगर, तो पार्टिकल 2 की पोजीशन वेक्टर a, 0,0 से जब देखेंगे तो a, 0,0 से आप 0, b, 0 को जब मिलाओगे तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा हमारे लिए माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस इसका मास m एंड वेलोसिटी माइनस आई कैप के अलाउ, प्लस तीसरे पार्टिकल को जब लिखेंगे, ये सेकंड पार्टिकल का हो गया ना, थर्ड पार्टिकल। थर्ड पार्टिकल का जो आंसर बनेगा उसके लिए पोजीशन वेक्टर थर्ड पार्टिकल की निकालनी पड़ेगी रिलेटिव टू a, 0,0। a, 0,0 से थर्ड पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को जब लिखेंगे तो ये माइनस ए आई प्लस सी के, माइनस ऑफ ए आई प्लस सी के क्रॉस इसका मास 2m एंड इसकी वेलोसिटी एक्सप्रेशन माइनस v/2 जे कैप और प्लस v/2 आई कैप। अब जल्दी से थोड़ा सा कोऑपरेट करो आपको, ताकि लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो, थ्योरी जल्दी कंप्लीट हो, फिर न्यूमेरिकल्स पर बढ़े। दोनों एक्सप्रेशंस को जरा आप सिंप्लीफाई करो। जो पहला ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है उसका ओवरऑल आंसर, कंप्लीट आंसर जो बन रहा, और जो a, 0,0 के रिलेटिव निकाला है इसको भी टोटल आंसर सिंप्लीफाई करके देखिए कि डिफरेंस क्या बन रहा है इनके आंसर्स में, क्रॉस प्रोडक्ट करके। पहला वाला आंसर क्विकली देखो यार, एम वी इंटू ए, आई क्रॉस जे एक टर्म बनेगा यानी कि के, फिर आपका बनेगा
MVB टर्म है हमारे पास J क्रॉस माइनस आई यानी कि I क्रॉस J यानी कि K, तो प्लस MVB K कैप। तीसरे टर्म से आपके पास है 2M इंटू सी इंटू वी बाई टू यानी कि MVC हो जाएगा, और K क्रॉस I का टर्म बनेगा यहाँ पर, दैट मीन्स J कैप। और एक टर्म है 2M इंटू सी इंटू वी बाई टू माइनस के साथ, पर टर्म है K क्रॉस माइनस J यानी कि J क्रॉस K, यानी कि टोटल टर्म बनेगा आपका MVC I कैप। तुम लोग की हेल्प चाहिए यार तो इसमें। दोनों इक्वल आ रहे हैं। हाँ, ये सर सेम आ तुम लोग की सर, हेल्प same जरूर होगी, अगर आपको समझना चाहते हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। पहला वाला आपने सिंपलीफाई किया है, दूसरा वाला भी आप सिंपलीफाई करके देखो ये सर सेम है। और सेम आंसर आएंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप चेक करो तो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना है, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेक करो आप, एंगुलर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम। तो पार्टिकल 1 का लीनियर मोमेंटम mv Zero. पैरेलल टू y एक्सिस j कैप, पार्टिकल 2 का लीनियर मोमेंटम mv नेगेटिव एक्सिस के अलोंग i कैप, और पार्टिकल 3 का लीनियर मोमेंटम 2m v बाई टू आई कैप वेलोसिटी और माइनस v बाई टू j कैप वेलोसिटी। कितना बन रहा है टोटल लीनियर मोमेंटम इसका, नोटिस करो। तो टोटल, 0. ये इंटेंशनली एग्जांपल लिया, मैं पहले बता दूं, टोटल लीनियर मोमेंटम 0। और यही एक कंसेप्ट है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर टोटल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर उनका एंगुलर मोमेंटम चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट के इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब अब आप इसका एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे, सेम ही आंसर्स आएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर एनी सिस्टम इज 0, then the angular momentum is now independent of the choice of point about which we are calculating। और अब इस एंगुलर मोमेंटम को इस पार्टिकल की, इस सिस्टम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाएगा, क्योंकि अब आपका ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है चीज। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसका टोटल लीनियर मोमेंटम 0 हो, जिसको एडवांस लेवल पर आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो जाए, बिकॉज सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको एक और तरीका होता है लिखने का, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज आल्सो रिटन एज टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम। तो सिस्टम के लीनियर मोमेंटम का 0 होना मतलब ऐसा सिस्टम जिसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, ऐसे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे, सेम आंसर्स मिलेंगे हमेशा। और अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखते वक्त ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं। जरूरत भी नहीं है ये बताने की कि आप ये कैलकुलेट ओरिजिन के अबाउट कर रहे हो या फिर a,0,0 के अबाउट कर रहे हो या फिर 0,b,0 के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। जरूरत नहीं है बताने की, बिकॉज जब सबके अबाउट सेम ही आंसर्स हैं तो आपसे सिर्फ ये कहा जाएगा फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट निकालना है अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी पॉइंट लेकर के एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर दीजिए, सेम आंसर्स आ जाएंगे। बट कंडीशन जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होना चाहिए वहां पर, यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होना चाहिए। समझ आया? इस पॉइंट को नोट कर लेना अपने हिसाब से यार, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। Whenever the center of mass of any system of particles is stationary, is at rest, total angular momentum is now independent of reference point। इसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल थे उनमें अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग अलग आ रहा था। ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने है जहां पर डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट सेम ही आंसर आ रहा है। तो बाकी के जो दो पार्ट्स बच गए हैं इसमें, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, उनको सॉल्व नहीं करेंगे, उनका भी आंसर यही आएगा। हो गया क्लियर? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ये इसका आउटकम लिख दिया गया है। थ्योरी भी लिख दी गई है कि whenever the total linear momentum for a system of particle is found to be 0, the total angular momentum is independent of choice of reference point। और ऐसे केसेस पे हम इसको नाम देते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट।
इसी एग्जाम्पल में ये आता है आपका, बेसिकली एग्जाम्पल ये आता है जब आप एक डिस्क को रोटेट कराते हो, डिस्क या किसी भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट को ओमेगा वेलोसिटी से जब रोटेट करते, तो ये नोट्स वैसे मैंने क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं, तो मैं आपको डेरिवेशंस नहीं कराने जा रहा, ठीक है, डेरिवेशन से आप क्लास 11 से रेफर कर सकते हो, बट मैं इसका रिजल्ट सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अगर ये डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ डिस्क इस केस में स्टेशनरी है, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन वाया सेंटर जा रही है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फिक्स्ड एक्सिस है। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर बॉडी की सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो मतलब कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो गया, तो ऐसे में आप ये कहोगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो क्लास 11th में क्रिया हुआ है, ऐसे सिस्टम्स का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं आई इंटू ओमेगा, रोटेटिंग बॉडी के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एल इक्वल टू आई ओमेगा। और अब ये नहीं बताया जाएगा किसके अबाउट निकाल रहे हो आप, अगर आप स्पेस में भी कोई पॉइंट चूज कर लो, आप कोई पॉइंट पी आउट ऑफ डिस्क इन स्पेस चूज कर लो और कह दिया जाए कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, सेम ही आंसर आएगा इसका। पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर थ्योरी में कह दें कि अबाउट पी हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तब भी मेरा आंसर आई ओमेगा होगा, लेकिन तब आई आप लिखोगे अबाउट सेंटर ऑफ मास ओनली। इससे मतलब नहीं है कि हम एंगुलर मोमेंटम निकाल किसके अबाउट रहे, क्योंकि जब मेरा आंसर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी कैलकुलेट करो, चाहे एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम ही आना है। और सेंटर के अबाउट बॉडी का प्योर रोटेशन चल रहा है, तो सेंटर के अबाउट हम डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम को आई अबाउट सेंटर इनटू ओमेगा, जो कि डिस्क के केस में, अगर आप यूनिफॉर्म डिस्क के केस में लिखोगे तो ये सिंपली mr² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? यस सर। और इसको बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखना, इसी को बोला जाता है किसी ऑब्जेक्ट का स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और हमारे फंडामेंटल मतलब इस नेचर में स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है, तो एक इन्वॉल्व है ग्रेविटेशन में और एक इन्वॉल्व है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बिकॉज अगर आप ग्रेविटेशन की बात करोगे, तो ग्रेविटेशन में अगर हम अपने अर्थ की बात कर ले, तो अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी है, अर्थ का अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, और साथ में वो अर्थ एक ऑर्बिट में भी है, सन के अराउंड एक ऑर्बिट में भी चल रहा वो। तो दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम बताए जाएंगे आपको, और इससे आप कनेक्ट कर सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर को। अर्थ का जो स्पिन है अपनी एक्सिस के अबाउट, उससे आप कह सकते हो कि अर्थ का स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ द रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर इस अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर से कंपेयर कर लें, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 mr² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, जो अर्थ के स्पिन करने का है, जो कि टाइम पीरियड से कैलकुलेट किया जा सकता है, 2 पाई टाइम पीरियड से। और इसके अलावा एक और एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि ये सन जो है सन के अराउंड ऑर्बिट में भी है, तो एक दूसरा एंगुलर मोमेंटम आप पढ़ते हो जिसको बोलते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो सेंटर ऑफ मास का, वो सेंटर ऑफ मास क्योंकि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आएगा। और यही दो आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन एग्जैक्टली वैसा ही माना गया है जैसे हमारी अर्थ का मोशन है, कि वो अपनी एक्सिस पर स्पिन भी कर रहा है और साथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है। तो रिवॉल्यूशन की वजह से उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और खुद की एक्सिस के अबाउट स्पिन करने की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हो +½ या -½ के थ्रू, डिपेंडिंग ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी। और इस केस में अगर हमारी बॉडी सिमेट्रिक बॉडी है, मतलब सेंटर के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक है, जैसे कि एक डिस्क के केस में ले लो, स्फीयर के केस में ले लो, ये सब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी बॉडीज हमारी सिमेट्रिक हैं अराउंड द एक्सिस, तो ऐसे केसेस में ये कहा जाता है कि एल और ओमेगा पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मना किया था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब यहाँ पर ले रहे थे, तब ये मना किया था कि ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि एल और ओमेगा पैरेलल है, बट अगर बॉडी सिमेट्रिक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रही है, तब आप ये कहोगे एल और ओमेगा पैरेलल वेक्टर्स ही होंगे। तो इन पॉइंट्स को बहुत ही केयरफुली सुनना भी पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा, और तभी मेरा एडवाइस ये है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में कर लेना, पहले एंगुलर मोमेंटम की पूरी थ्योरी अपने माइंड में बिठाओ अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा।
जब कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए, आपको एंगुलर मोमेंटम को समझ जाओ अच्छी तरीके से, तभी इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, एल्स फंस जाओगे। फिर वो रैंडम बेसिस पे होगा, कभी क्वेश्चन के आंसर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और अगर प्रॉपरली समझ लिया इसको, फिर आगे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, कोई इजीली सॉल्व होता रहेगा। तो अगर बॉडी सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म है और रोटेट करे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी पैरेलल वेक्टर्स मान लिए जाएंगे। ठीक है, और ये सिंप्लिसिटी के लिए ऑलरेडी नोट्स में है, आप रीड कर सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये डिफाइन करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। लेकिन एक बात और लिखी गई है यहाँ पर कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आप वैसे और भी ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द सिमेट्री। मतलब अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी आप L इक्वल्स टू आई ओमेगा लगाते हो, लेकिन तब L टोटल एंगुलर मोमेंटम को नहीं बताता, वो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट रह जाता है जो पैरेलल टू द एक्सिस होगा। ध्यान से सुनना, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि L इक्वल्स टू आई ओमेगा में जो L है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल। और अगर ऑब्जेक्ट में सिमेट्री नहीं है तो ये L स्टैंड फॉर द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट ये टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं बनेगा। इसको समझाने के लिए एग्जांपल रॉड का लिया हमने कि ये रॉड अपनी एंड वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। रोटेशन ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट। अब आप बताओ, क्या एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ऑब्जेक्ट? जो कंडीशंस हैं, क्या No, हमारी सिमेट्री No. मेंटेन और एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे भी नहीं है? दोनों बातें नहीं है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर हम पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं फंडामेंटल लेवल से, तो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रॉड कैलकुलेट करने को दिया जाए रिलेटिव टू द पॉइंट ए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले रॉड को एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो y डिस्टेंस पर, ओरिजिन से y डिस्टेंस पर एक एलिमेंट रॉड का चूज करेंगे जिसकी विड्थ को हम dy मानेंगे, और पहले हम इसे dy विड्थ के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल वाले फॉर्मूले से। तो इसके लिए आपको पॉइंट ए के रिलेटिवली इसकी पोजीशन वेक्टर निकालनी पड़ेगी, यानी कि वेक्टर r कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू पॉइंट ए, जो मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं माइनस जेड के कैप एंड प्लस वाई जे कैप। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज समझ में आई होगी। पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन शायद आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखा है। Yes. क्रॉस मास, डीएम मास। अब डीएम मास हम यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, आपको पता है कि टोटल मास डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ और इनटू dy। तो हम डीएम की वैल्यू पुट करेंगे m/l इनटू dy, और इस डिफरेंशियल मास की जो वेलोसिटी v है वो रोटेशनल मैकेनिक्स के हिसाब से लिखी जाएगी, क्योंकि ये एक्सिस से y डिस्टेंस पर है तो इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये y मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। और y इंटू ओमेगा जो वेलोसिटी है इस डीएम मास की, वो पैरेलल टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही है, तो माइनस ऑफ आई कैप। और इसको हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे, जिसके अंदर y की लिमिट्स 0 से लेकर के टोटल लेंथ ऑफ रॉड l तक बनेगी। कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड रिलेटिव टू द पॉइंट ए क्या बनेगा यहाँ पर। तो दो एक्सप्रेशंस बनेंगे, नेचुरल सी बात है इसमें। और दो एक्सप्रेशन जो बनेंगे उसमें m/l एक ओमेगा और z बाहर हो जाएगा। एक तरफ हमारा माइनस के क्रॉस आई बन रहा, यानी कि वो माइनस के क्रॉस आई बनेगा, तो वो हमारा माइनस जे कैप के अलॉन्ग आएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर हमारा y dy बनेगा, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो l²/2 बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये बनेगा मेरा आंसर जो वो शायद m ओमेगा l/2 z और माइनस जे कैप। एक बार आप लोग भी चेक कर रहे हैं यार, क्योंकि मैं वर्बली कर रहा हूँ इसको।
प्लस दूसरा टर्म जो बनेगा वो होगा m/l ओमेगा और y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे y³/3 l³/3 ml²/3 इंटू ओमेगा और डायरेक्शन बनेगी j क्रॉस i यानी कि k कैप। क्रॉस चेक जरूर करिएगा आंसर्स को। पेन पेपर ले करके बैठोगे, अगर अपने आप करोगे तभी समझ में आएगा, वरना फिर एक बेकार हो जाएगी मेहनत आपकी पूरी। एग्री कर जाओ तो आगे बढ़ जाए, मतलब ये जो रिजल्ट इंटीग्रेशन के बाद आए हैं सब। यस सर। बना ये चीज? यस सर। अब नोटिस करो, एक यूनिफॉर्म रॉड का अपनी एंड वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है आपको? अगर रॉड की एंड सर पॉइंट ml²/3। Yes, sir. तो ये जो सेकंड टर्म आप देख रहे हो ये आई ओमेगा ही तो है। सेकंड टर्म आई इंटू ओमेगा है, तो क्या ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है? नहीं नो है, सर। क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम में तो एक और टर्म आ रहा है आपके पास, एक्स्ट्रा टर्म भी तो है। एक्स्ट्रा टर्म इन द एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा नहीं है। आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ वो कंपोनेंट है जो कि के कैप के अलॉन्ग है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जा रहा है, जो सर जिस वो प्लस जे कैप होगा। है जी, प्लस जे कैप। प्लस जे कैप आएगा माइनस के। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, दूसरा वाला तो सही है। यस सर। एनीवे थ्योरी वाइज क्या बना कि आई इंटू ओमेगा जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई ओमेगा याद है, बट वो इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं थ्योरी में, मतलब इन डेप्थ में नहीं जाते हैं कि आई ओमेगा जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है। आई ओमेगा से आप टोटल एंगुलर मोमेंटम तब कह सकते हो जब ये बॉडी सिमेट्रिकल होती, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही होती। यहाँ पर एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू नहीं जा रही है, इस वजह से आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ वो कंपोनेंट है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। बट टोटल एंगुलर मोमेंटम में कुछ और भी टर्म्स होते हैं जो आई ओमेगा के फॉर्मूले में नहीं आते कभी। तो अगर क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम ही पूछ लिया जाए आपको, तो यही वर्किंग करके दिखाओगे। जल्दीबाजी में अगर आप आई ओमेगा लिख करके चले आए, ऑप्शन टिक कर दिया, गलत हो गया वो। अगर वो कहते हैं फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लैंग्वेज पे है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लाइन लिख दी जाएगा, तब आप कह देना आई ओमेगा। बट अगर कहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट ए, उसका आंसर आपका आई ओमेगा से नहीं आएगा। अब ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं आ रही? देखो ऊपर जो थ्योरी लिखी गई है और इस थ्योरी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम जो आपको दिखाई है सॉल्व करके, ताकि आपको कन्विंस कर पाए कि क्या लिखा है ऊपर। ये जो स्टेटमेंट है कि L स्टैंड फॉर द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक और एग्जांपल हुआ जहां पर आप ये कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम ओमेगा के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इस फिगर में ओमेगा जेड एक्सिस के अलोंग है और एल में एल जो आ रहा है वो उसमें y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है, तो एंगुलर मोमेंटम नॉट पैरेलल टू द ओमेगा का एक और एग्जांपल है ये। क्लियर हो गया बच्चा? आगे बढ़े और एग्जांपल करा लें। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल दो, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है बच्चों वाला। एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर हैव द सेम मास एंड रेडियस, दे आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर स्पीड। अब किसके पास एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा इसमें से? तो क्योंकि एक्सिस बताया नहीं गया इस क्वेश्चन में कि एक्सिस क्या है, तो हम बाय डिफॉल्ट एक्सिस को सेंटर ऑफ मास मान लेंगे और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो आई इंटू ओमेगा का। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दोनों का ओमेगा सेम दे रखा है, तो हायर एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली उसका होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में किसके पास ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो इसका आंसर हो जाएगा। Hollow. Hollow. बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ एलिमेंट्री जरूर है, लेकिन ये फाउंडेशन स्टेप भी है हमारे। सॉलिड डिस्क है जिसका मास है, रेडियस है, अपनी एक्सिस के अबाउट जा रहा है, ये परपेंडिकुलर टू इट्स फेस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा।
अब इसमें पहला ऑप्शन कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहले केस में पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। क्या आंसर होगा इसका? पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो इसका आंसर डायरेक्टली आई ओमेगा, और इसमें आई की वैल्यू डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी जाएगी mr²/2 इंटू ओमेगा। दूसरे केस का आंसर क्या होगा? passes through a point midway between the center and rim। यहां पर भी आई ओमेगा होगा, बताएं यस सर। किस बेसिस पे कह रहे हो? सर आई एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा बस। सर एक्सिस के अलोंग पूछा गया है। कहाँ लिखा है एक्सिस के लॉन्ग? सर कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंप्लीट निकाल। ओके सर। हाँ, मतलब इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सुनो क्या होता है इसमें। प्रॉब्लम यही है कि अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, ठीक है ना, अगर सर एक्सिस इसमें सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है और सीओएम के थ्रू एक्सिस। तो पहले पार्ट में सेम होगा ना, दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, जो बी पार्ट है क्वेश्चन का। ए पार्ट में तो ठीक है, ए पार्ट में तो आपका आई ओमेगा आंसर सही है, लेकिन बी पार्ट में जो तो उसका एक कंपोनेंट होगा सर आई एक्सिस ओमेगा। बिल्कुल, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बी वाले क्वेश्चन में देखो, अब क्या होता है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको लैंग्वेज को लेकर के आप लोगों को कंफ्यूजन आएंगी और अननेसेसरली ओवर थिंकिंग होती है। एग्जाम टाइम पे आपकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग होने लगती है, जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हो आप, बिकॉज एग्जाम का प्रेशर्स होते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये पॉइंट मेरे से मिस हो रहा है, जबरदस्ती का दिमाग चलता है वहां पर। घर पे नहीं चलेगा, लेकिन पेपर में जरूर चलेगा। तो बी वाले पार्ट में जो एक्सिस है बी पार्ट के रिस्पेक्ट में, ये सिमेट्रिक नहीं है, पहली बात। तो यहाँ पर ये ठीक है, आपकी बात सही है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके आप लगाओगे तो mr²/2 और प्लस m इंटू सेंटर ऑफ मास, और इस एक्सिस के बीच में r/2 का डिस्टेंस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा तो निकाल दिया आपने। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू द एक्सिस। दूसरा कंपोनेंट यहां पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा कंपोनेंट सॉल्व करने के लिए और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू में z भी इन्वॉल्व है। मतलब फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उसके एक्सिस के कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। बहुत ध्यान से देखो इस चीज को। जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, उसमें हमने एक पॉइंट ए चूज किया था, z डिस्टेंस ऊपर। सेकेंड टर्म में z का कोई काम नहीं है। बात सुनो पहले, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पैरेलल है, जिसको आई ओमेगा लिख रहे हो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने एक्सिस पर कौन सा पॉइंट चूज करके आंसर लाए हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई भी पॉइंट चूज करिए, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू द एक्सिस वो हमेशा आई इंटू ओमेगा रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहां पर चूज कर रहे हो। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस की लोकेशन पर, मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस कितनी दूर है सेंटर से, उस पर दूसरे टर्म की वैल्यू डिपेंडेंट है, z उसमें इन्वॉल्व है। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले यहाँ पर देख के बताओ। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर कोई आदमी घुस जाए ना एंगुलर मोमेंटम के डेप्थ में, कोई घुस जाए, पूरा एक पेपर बना सकते हैं इसके ऊपर। पूरा एक सिंगल क्वेश्चन पेपर आप एंगुलर मोमेंटम पे ही जनरेट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम में तो ये आपको बताना पड़ेगा ना कि फिर कौन किसके अबाउट निकाला है, क्योंकि जेड आ रहा है ना आंसर में। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए की बजाय और ऊपर ले लेते हैं आप, जेड एक्सिस पर और ऊपर कोई पॉइंट चूज कर लो, तो अलग आंसर आ जाएगा। लेकिन जो पैरेलल टू एक्सिस है, यानी जो के कैप का कंपोनेंट आ रहा है, वो तो आई ओमेगा है, उसमें जेड का कोई टर्म नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस क्वेश्चन के बी पार्ट में कुछ नहीं बताया जा रहा है कि हमें किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, सुनो आप यहीं पर बताओ, एक मिनट और सुनो। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड कैलकुलेट किया होता, सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड कैलकुलेट किया होता, लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा
सी रहा होता, मतलब सेंटर पॉइंट रहा होता, क्या आंसर बनता? क्या आंसर बनता है यहाँ पर? आई ओमेगा। मतलब जेड 0 कर देते हैं खाली। ये बात समझ पा रहे? देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, मैं पहले बोल देता हूँ। न्यूमेरिकल्स में ये सब चीजें ध्यान में नहीं आती हैं, इसलिए न्यूमेरिकल करते वक्त एंगुलर मोमेंटम की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहां तो आप ब्लाइंडली रटे रटाए क्वेश्चंस हैं, सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आंसर आ गया। बट जिस तरीके के जेई एडवांस का पैटर्न होता चला जा रहा है वो बहुत इन डेप्थ घुस रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हो वो डिसाइड करता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। लेकिन एक्सिस के ऊपर आप किसी भी पॉइंट को चूज कर लीजिए, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू द एक्सिस वो हमेशा आई इंटू ओमेगा होगा। तो इसमें क्योंकि हमको ये नहीं बताया गया है कि सेकंड पार्ट में एक्सिस के ऊपर हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन है, ये तो बताया नहीं है। एक्सिस बता दी गई बट इसका रेफरेंस पॉइंट तो दिया नहीं मुझे, तो हम बाय डिफॉल्ट अपने रेफरेंस पॉइंट को वहां पर मान लेंगे जहां पर एक्सिस डिस्क को क्रॉस कर रही है, और ऐसे में आई ओमेगा ही मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसको आंसर मान के चलोगे आप। मतलब सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो बेसिकली हो जाएगा 3/4 mr² इंटू ओमेगा। बट इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज रिलेटिव टू, इसको कुछ नाम दे देते हैं यार, इसको सी डैश नाम दे देते हैं, रिलेटिव टू पॉइंट सी डैश कैलकुलेट हुआ ये आंसर। अगर मैं इसकी एक्सिस पर कोई बी डैश पॉइंट चूज कर लूँ और फिर मैं कहूँ कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बी डैश के रिलेटिव क्या आएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अननोन होगा, क्योंकि इसके लिए मुझे बी पॉइंट का डिस्टेंस भी चाहिए। बट ये जरूर कह सकते हैं कि एल बी डैश का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू एक्सिस होगा वो अभी भी आपका आई इंटू ओमेगा ही होगा। क्लियर हो गया बच्चा लोग? बताओ फिर, मतलब काफी डीपली पॉइंट। यस सर। चलिए इसको ध्यान रखिएगा फिर। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जा रहा है ना, तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि जो एक्सिस है उस एक्सिस के उस पॉइंट को रेफरेंस लिया गया है जो पॉइंट बॉडी से इंटरसेक्ट हो रही है। अगला एग्जांपल, ये भी एक फंडामेंटल है, बेसिक एग्जांपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मीटर स्टिक यानी कि रॉड है, और रॉड की एंड पॉइंट पर, जो रॉड का एंड पॉइंट है उसके ऊपर एक पार्टिकल भी है। तो m मास का पार्टिकल, ये बेसिकली फंडामेंटल इसलिए है कि आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पर एक रॉड के साथ एक पार्टिकल का इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है, तो पार्टिकल रॉड से स्टिक कर जाता है। तो उसमें एक स्टेप क्वेश्चंस में आते हैं एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले। तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स को क्वेश्चन में ब्रेक करके पहले कर रहा हूँ, बाद में इन सबको मिला करके बड़ा क्वेश्चन बना लेंगे। तो जो रॉड है उसका मास m है, रॉड की लेंथ l है, और उसके साथ एंड पर एक पार्टिकल भी दे रखा है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन द स्टिक इज, अब इसमें एक्सिस कहाँ पर है ध्यान सुनना। पहली बात, पाइवोटेड एट द परपेंडिकुलर टू द टेबल थ्रू अ 50 सेंटीमीटर मार्क, मतलब रॉड के मिडिल पॉइंट से, रॉड के मिड पॉइंट से एक्सिस जा रही है। ये ए पार्ट में क्या होगा इसके लिए आंसर यार, ए पार्ट में तो सीधा सीधा आंसर लिख रहे हैं इस केस में एंगुलर मोमेंटम। हाँ, रॉड के लिए आई ओमेगा, तो वो हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा, ये रॉड के लिए, और प्लस जो पार्टिकल है उसको अलग से कैलकुलेट कर देंगे। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम mvr लिखते हो, m इंटू वी इंटू आर, जिसमें v को रिप्लेस करेंगे तो पार्टिकल का रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन l/2 इंटू ओमेगा, और r को भी रिप्लेस करके l/2 लिख देंगे। और सेम फिर बी पार्ट्स में, बी पार्ट में एक्सिस रॉड की एंड पॉइंट से जा रही है, 0 सेंटीमीटर मार्क से जाने का मतलब उसकी एंड पॉइंट से एक्सिस पास हो रही है। तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम जो कैलकुलेट करेंगे वो आई ओमेगा ही लिखेंगे, रॉड के लिए ml²/3 इंटू ओमेगा, प्लस
पार्टिकल के केस में m, अब की बार पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो l ओमेगा लिखी जाएगी और इनटू उसका रेडियस भी l लिखा जाएगा। अब इसमें अगेन सेकंड पार्ट में वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इवन फर्स्ट पार्ट में भी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर आप रॉड और पार्टिकल को कंबाइंड फॉर्म में देखो तो क्या एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गई है? नो सर। नो No, सर। sir. तो इसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम निकाला गया है, ये आप कह सकते हो कि एक्सिस रॉड को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, इसको ए नाम दे दें अगर, तो ये एक्सिस के पॉइंट ए के अबाउट है। मतलब कुल मिलाकर के अब आपको एक आदत ये डालनी पड़ेगी कि जब भी आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे रोटेटिंग बॉडीज का, तो आप एक्सिस के ऊपर जो रेफरेंस पॉइंट होगा मेरा, वो हमेशा वो होगा जो एक्सिस और बॉडी का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा बॉडी के ऊपर ही है। और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि जब कभी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस बॉडी पर ले लोगे आप, तो एंगुलर मोमेंटम को आप बिना सोचे समझे आई ओमेगा लिख सकते हो, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका। और ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के इंपॉर्टेंस क्यों है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमको ये देखना पड़ता है कि कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा है, तब वहां पर चॉइस ऑफ पॉइंट मैटर कर जाता है कि आप कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने जा रहे हो। तो कोशिश यही करिएगा कि जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कराना हो, स्पेशली कोलिजन्स वाले क्वेश्चंस में, तो आपका रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहे और वहीं से एक्सेस पास हो जाए, सो दैट कि आप एंगुलर मोमेंटम को आई इंटू ओमेगा इजिली लिख पाओ। कंबाइंड मोशन में क्या करेंगे, ये तो अलग अलग हो गया। बाकी जो रोलिंग में है बेसिकली अगर हम बात करें, लास्ट सेगमेंट है एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी का लास्ट पार्ट, कि रोटेशनल और ट्रांसलेटरी अगर दोनों चीजें हो रही हैं तब क्या आंसर होगा मेरा, जिसको जनरल मोशन भी कह देते हो। जनरल प्लेन मोशन जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर कॉम्बिनेशन किस चीज का होता है, तो कॉम्बिनेशन में ट्रांसलेशन होता है उस बॉडी की सेंटर ऑफ मास का, और बॉडी का रोटेशन होता है उसके सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट। देखिए इसमें दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम आएंगे, ठीक है। मतलब जितने भी जनरल प्लेन मोशन होते हैं उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम जब आप कैलकुलेट करोगे, नेट एंगुलर मोमेंटम, तो वो आपको समेशन करना होगा, सम करना होगा दो फैक्टर्स का, सम ऑफ पहला फैक्टर एंगुलर मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से है, मतलब सेंटर ऑफ मास एक मोशन करेगा तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पार्टिकल वाला यूज करेंगे, आर क्रॉस एम वी वाला, वेक्टर आर क्रॉस एम इंटू वी वाला। इसमें बॉडी को एक पार्टिकल मान लेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकल मानेंगे एट द सेंटर ऑफ मास, और जैसे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही बॉडी के सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से आने वाला एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करोगे बॉडी के रोटेशन का, लेकिन इसमें एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पीछे की थ्योरी में भी आप देख चुके हो कि जब आप एक्सिस बॉडी की सेंटर ऑफ मास से लोगे तभी आप उसके एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा लिख सकते हो। इसीलिए एल हमेशा आई ओमेगा, और इसमें आई हमेशा सेंटर ऑफ मास का ही रहता है। यहाँ पर भी लोगों को डाउट होता है कि ये आई जो हम लेंगे वो कौन सी एक्सिस का लेंगे, और क्या लिखा जा रहा है, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस। किस बेसिस पर, क्या आर्ग्यूमेंट है इसके पीछे, कि आप कंबाइंड मोशन में किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, इससे आपके सेकंड फैक्टर का लेना देना नहीं है कोई, ये इसी से है। ये जो डेरिवेशंस की थी आपने, ये जो प्रॉपर्टी लिखी थी कि जब कभी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो जाता है तो फिर आप एंगुलर मोमेंटम कहीं भी निकालते रहिए, सेम ही आंसर आने वाला है, ये वाला कंसेप्ट। तो दो तरीके से कर रहे हैं, एक हम क्या करते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास का मोशन कैलकुलेट कर लिया, सेंटर ऑफ मास के मूव करने की वजह से आर क्रॉस एम इंटू वी करके एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम आप ये भी कह सकते हो कि हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे
तो कोई भी पार्टिकल खुद के फ्रेम में हमेशा स्टेशनरी होगा, कोई भी पार्टिकल अपने फ्रेम में तो रेस्ट पे ही होगा। और जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका रेफरेंस पॉइंट कहां पर है। यानी कि जब टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे r क्रॉस m इंटू वी प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। सेकेंड टर्म का इस बात से कोई मतलब नहीं कि लेफ्ट साइड पर आप कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हो। आई सी एम ओमेगा एक यूनिवर्सल टर्म आएगा इररिस्पेक्टिवली कि आप एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकाल रहे हो। लेकिन हाँ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस की इंपॉर्टेंस पहले टर्म में जरूर है, क्योंकि पहला टर्म सेंटर ऑफ मास के मोशन का एंगुलर मोमेंटम है, r क्रॉस एम वी। और इसको सॉल्व करके भी दिखाते हैं आपको। रोलिंग का एग्जांपल दिया है, स्फीयर का एग्जांपल है जिसके सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहाँ पर 3 रेफरेंस पॉइंट्स मैंने लिए हैं इलस्ट्रेशन समझाने के लिए। एक रेफरेंस पॉइंट मेरा a है, दूसरा रेफरेंस पॉइंट b है और तीसरा रेफरेंस पॉइंट d है। तो सबसे पहले अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है रिलेटिव टू द पॉइंट a, क्या आंसर आएगा? एंगुलर मोमेंटम निकालना है रिलेटिव टू द पॉइंट b, क्या आंसर आएगा? और तीसरा है एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट d। तो पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट, पॉइंट डी के अबाउट एक टर्म बड़ा कॉमन है विच इज 2/5 mr² ओमेगा। इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है आपको। 2/5 mr² ओमेगा सब में आएगा, सबके अंदर है ये। और अगर हम अपने इस डायग्राम को, जो डायग्राम है उसको एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो आप ये बताओ ओमेगा की जो डायरेक्शन बनेगी अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो राइट हैंड के रूल के हिसाब से इसका ओमेगा कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा? मतलब बॉडी का रोटेशन अगर एक्स वाई प्लेन में माना जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जेड एक्सिस हुआ सर माइनस के क्या? माइनस के कैप। इनटू द प्लेन। तो माइनस के कर दीजिए क्योंकि हमने एक्सेस बना दिया ना, तो एक्स वाई के हिसाब से ये माइनस के। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप रिलेटिव किसके निकाल रहे हो उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आई ओमेगा फिक्स्ड है प्लस। अब आपको देखना है कि आप किसके रिलेटिव निकाल रहे हो। इसके लिए r क्रॉस एम वी। तो जब हम पॉइंट ए को देखेंगे तो पॉइंट ए से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखेंगे। पॉइंट ए से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है? हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए ग्राउंड में कुछ x डिस्टेंस पीछे है, एक्स ए मान लेते हैं इसको। तो वेक्टर के फॉर्म में ये जो वेक्टर लिखेंगे ये मतलब जो ए से सेंटर को मिला रहे हैं, अगर आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पोजीशन वेक्टर लिखी जाएगी एक्स ए आई कैप प्लस आर जे कैप ट्रायंगल लॉ से। पहले ये एक्स ए आई कैप डायरेक्शन में और फिर आर जे कैप डायरेक्शन में, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। क्रॉस मास और वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास की, यानी कि वी आई कैप। ये पहला आंसर है। दूसरे केस में जब देखोगे बी के रिलेटिव तो पॉइंट बी से सेंटर ऑफ मास को मिलाएंगे, लेकिन इस केस में पॉइंट बी से सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन बन रही है और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए, तो सेकंड टर्म 0 आ जाएगा इस केस में। और थर्ड वाले में पॉइंट डी के रिलेटिव है तो डी से आप सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करो और ये मान लेते हैं अगर एक्स डी डिस्टेंस मान लेते हैं इसको, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा माइनस ऑफ एक्स डी आई माइनस आर जे क्रॉस एम वी आई कैप। बोले जी। मतलब जो बेसिक 2v नहीं होगा सर? क्यों सर वो टॉप पॉइंट है ना सर? अच्छा सॉरी सर, डी पॉइंट बाहर स्पेस में है, बॉडी के ऊपर नहीं है। बॉडी के ऊपर पॉइंट ले लेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी आपकी। पॉइंट डी इन स्पेस है, कोई फिक्स पॉइंट है ये। अब आप नोटिस करो, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम में ये जो बात कही जाती है ना कि आप किसके अबाउट निकाल रहे हो, उस पॉइंट की इंपॉर्टेंस कितनी है और उससे क्या चीज इफेक्ट हो रही है, क्या इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये सब कुछ मेरे को पता होना चाहिए। तो कंबाइंड मोशन में जो पहला टर्म आपका आई ओमेगा है
उसमें आई हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहेगा, चाहे आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किसी के भी अबाउट करो, चाहे आप पॉइंट ए के अबाउट कैलकुलेट करो, बी के अबाउट कैलकुलेट करो, डी के अबाउट कैलकुलेट करो, कोई भी पॉइंट लेकर के कैलकुलेट कर लो, पहले टर्म के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा अबाउट सेंटर ऑफ मास मिलेगा। हाँ, सेकंड टर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो r क्रॉस m इंटू वी है, तो जो r वेक्टर है उसके लिए हमको रेफरेंस पॉइंट पे देखना पड़ता है कि हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं। एक और एग्जांपल में इसमें बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से, अबाउट a निकालें अगर तो, और इस फिगर को एक्स वाई प्लेन मानेंगे, तो अबाउट a, आप पहला टर्म तो डायरेक्टली लिखो 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, उसमें ये नहीं देखना किसके अबाउट निकाल रहे हो आप। हाँ, ओमेगा की डायरेक्शन जरूर देखनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा की डायरेक्शन इस फिगर के हिसाब से और कोऑर्डिनेट एक्सेस जो बनाई गई है उनके हिसाब से अगर देखें तो अब की बार ओमेगा ठीक है प्लस के कैप के अलोंग। हाँ, तो बड़ा केयरफुल रहना इन सब चीजों में, प्लस एंड प्लस कर देंगे। अब दूसरे फैक्टर के लिए चलते हैं, सेकंड फैक्टर के लिए, तो पॉइंट ए से जो उसकी पोजीशन वेक्टर बनेगी r क्रॉस एम वी, जिसका ऑल्टरनेटिव तरीका एक और भी है, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कर सकते हो सेकंड टर्म लिखने के लिए। सेकंड टर्म के लिए आप ये भी कह सकते हो कि ये चीज मास इंटू वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो पॉइंट ए से सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट ए से r, और पॉइंट बी से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो भी r। इसका मतलब दोनों ही केसेस में मेरा जो आंसर आएगा सेम आंसर आ जाएगा। इस केस में ए और बी के अबाउट सेम आंसर आ जाएंगे आपकी। तो एम वी आर पहले भी होगा, एम वी आर यहाँ पर भी होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या बनेगी, तो डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर आर और वेक्टर वी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर आर की डायरेक्शन देखो और वेक्टर वी की डायरेक्शन देखो, राइट हैंड रूल लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जिसमें आर को वी की तरफ अगर आप टर्न करते हो और राइट हैंड फिंगर्स को बंद करो तो थंब आपका इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ के कैप के डायरेक्शन में, क्रॉस प्रोडक्ट से आर क्रॉस वी, ये इनवर्ड आएगा। यानी कि ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट चूज कर लोगे सेम आंसर आएंगे एंगुलर मोमेंटम के। हम इस ग्राउंड पे कोई तीसरा पॉइंट सी चूज कर लेना, डी सॉरी, तो डी के अबाउट भी सेम ही आंसर आएगा। ये समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है सेम आंसर, बिकॉज डी से भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आएगा। बोलो बच्चा भाई। यस सर। तो अभी ये ठीक है जी, सारे एंगुलर मोमेंटम के जितने मतलब क्वेश्चंस के बीच में जो चीज आनी थी वो पहले क्लियर कर ली। तो अब क्वेश्चन में जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखेंगे तब ये डाउट मत रेज करना कि सर इसमें आई ओमेगा कहाँ से आ गया, एम वी आर क्यों लिखा है, ये के कैप क्यों लिखा, ये माइनस के कैप क्यों लिखा, ये सब पहले बता दिया आपको मेन क्वेश्चंस में जाने से पहले। अब एक स्पेशल केस आपको डिस्कस कर देते हैं। वो स्पेशल केस ये है जब रोलिंग में, इसमें भी एक कंफ्यूजन है, बड़ा बहुत तगड़ा कंफ्यूजन, कि अगर बॉडी का रोलिंग मोशन आप कंसिडर करो ग्राउंड के ऊपर, ठीक है जी, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v और बॉडी का ओमेगा, और इसमें कंफ्यूजन का पॉइंट कहां पर है वो बता रहे हैं, बहुत बेसिक कंफ्यूजन का पॉइंट होता है। एक पॉइंट आप कंसिडर करें ग्राउंड के ऊपर, पॉइंट P जो ऑन ग्राउंड है, और एक पॉइंट P इस ऑब्जेक्ट के सरकमफ्रेंस पर ले, उसको Q कह देते हैं। Q ऑन ऑब्जेक्ट है, मतलब डिस्क मान लेते हैं इसको, ऑन डिस्क है बट सरकमफ्रेंस पर है, मतलब कि P और Q बिल्कुल कांटेक्ट में है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि P ग्राउंड का पॉइंट है और Q डिस्क का पॉइंट है। क्या इनके अबाउट सेम एंगुलर मोमेंटम आएंगे? बताओ। अगर प्योर रोलिंग है तो आ जाएगा। हाँ, और अगर नहीं है तो
प्रोसेस नहीं आएगी तो q का रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो अलग हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूँ, मान लो पॉइंट क्यू के अबाउट, अगर मैं पॉइंट क्यू के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? अबाउट क्यू का मतलब कोई एक्सिस पॉइंट क्यू से जा रही है। अबाउट क्यू का मतलब आप एक एक्सिस ले रहे हो जो पॉइंट क्यू से जा रहा है। अब आपकी देखो पीछे की थ्योरी, आंसर तुमने सही दिया वैसे। जब आप एक्सिस को पॉइंट क्यू से पास कर लोगे तो पहली बात तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक नहीं है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है। लेकिन हमने एक्सिस पर जो पॉइंट चूज किया है वो बॉडी से ही पास हो रहा है। अभी मैंने पीछे क्या किया कि अगर आपकी एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं है लेकिन आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक्सिस और बॉडी की इंटरसेक्शन है तो आप आई ओमेगा लिख सकते हो आंसर को। लेकिन यहां पर जो आई लिखेंगे वो पॉइंट क्यू से पास होने वाली एक्सिस का लिखेंगे, और पॉइंट क्यू से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा 3/2mr² इंटू ओमेगा। लेकिन अगर आप एंगुलर मोमेंटम पॉइंट पी के अबाउट लिखते हो जो कि ग्राउंड के ऊपर है तो आपको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें पहला टर्म होगा आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा और दूसरा टर्म होगा मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट पी विच इज आर, और डायरेक्शंस भी लगाने हैं साथ में। तो पहले वाले केस में ये माइनस के कैप आ जाएगा, दूसरे केस में जो ओमेगा का टर्म है वो तो माइनस के कैप रहेगा, और सेकेंड टर्म जो एम वी आर आप देख रहे हो इसको भी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट से देखें तो पॉइंट पी से हमारी पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर हमारा राइट साइड है। आर क्रॉस वी करेंगे तो आर को वी की तरफ टर्न करेंगे आर क्रॉस वी निकालने के लिए, और ये भी आपका इनवर्ड आ जाएगा, माइनस के कैप ही आ जाएगा। बट ये दोनों जरूरी नहीं है बराबर हूं, ये जरूरी नहीं है कि बराबर हूं। ये अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया तब तो बराबर है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बॉडी का प्योर रोलिंग हो रहा है तब आप ये कह सकते हो कि प्योर रोलिंग है, तब एंगुलर मोमेंटम पॉइंट पी के अबाउट और एंगुलर मोमेंटम पॉइंट क्यू के अबाउट सेम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये रोल करता है विद स्किडिंग तब कौन सा आंसर ज्यादा होगा? अगर इसमें स्किड करता हुआ चल रहा है या रोल करके जा रहा है बट रोलिंग में स्लिपिंग हो रही है, रोल विद स्लिपिंग, तब कौन सा आंसर होगा? स्किडिंग का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा से ज्यादा है, स्लिपिंग का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा से कम है, और प्योर रोलिंग का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर है। ये तीन केसेस हैं। तो अगर ये स्किडिंग के साथ चल रहा आगे तो किसके एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉइंट पी के अबाउट या पॉइंट क्यू के अबाउट? वी की वैल्यू आर ओमेगा से बड़ी है, पी के अबाउट ज्यादा, पी के अबाउट। हाँ, तब आप कहोगे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी हैज अ मोर मैग्नीट्यूड देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्यू। और अगर स्लिप कर रहा तो पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लेस है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट क्यू से। एक और बस आपको एक आइडिया दे दे और फिर ताकि हमारे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और थ्योरी के बाद अब आप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करोगे जब तो डाउट्स खत्म हो जाते हैं। एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो कोलिजन्स वाले आते हैं, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई एक m मास का पार्टिकल आया v नॉट वेलोसिटी से आया और वो किसी रॉड से कोलाइड कर गया जिसमें रॉड का मास m है और उसकी लेंथ l है, और ये रॉड फ्रीली रखी गई है, फ्रीली प्लेस्ड है। बड़ा कॉमन होता है ये, और कोलिजन के, और ये रेस्ट पे भी है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि कोलिजन के बाद ये रॉड जो होगी वो एक ट्रांसलेटरी मोशन कर जाएगी और रोटेशनल मोशन भी कर जाएगी कोलिजन के बाद। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा, बॉडी ओमेगा से रोटेट कर जाएगी, और जो पार्टिकल कोलाइड हुआ है उसकी कुछ अपनी एक वेलोसिटी हो जाएगी v, मान लेते हैं उसको। तो ये v पार्टिकल, ये v रॉड,
और ओमेगा, ये 3 चीजें निकालने को आती हैं आपको, इलास्टिक कोलिजन मानते हैं इसको। क्या क्या प्रिंसिपल्स लगाते हो इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या कंजर्वेशनल लॉ लगाते हो? बोलो, कौन कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज करते हैं यहाँ पर? उत्कर्ष जी इम्पल्स भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशनल लॉ लगाते हैं। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, फ्रीली प्लेस्ड है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें, नो एक्सटर्नल फोर्स। Linear मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम एनर्जी। सुनो, हाँ नहीं वो सब ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन में ये आती है कि कराना किसके अबाउट है। future center of mass. ठीक है, देखते इलास्टिक कोलिजन है, बॉडी स्टिक नहीं हुई है, Sorry. तो लीनियर मोमेंटम जब कंजर्व कराएंगे तो सुनना अब स्टेटमेंट, एम वी नॉट इक्वल टू बाद वाला मोमेंटम, बाद का मोमेंटम एम इंटू वीपी और प्लस रॉड का मोमेंटम कैपिटल एम इंटू वी आर। एक इक्वेशन ये बन जाती है। पहली वाली फिगर आपकी जस्ट बिफोर कोलिजन की है और दूसरी वाली फिगर जस्ट आफ्टर कोलिजन की है। दूसरा आप एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व कराओगे, बिल्कुल सही है, बट किसके अबाउट, अबाउट विच पॉइंट? थियोरेटिकल क्वेश्चन है, किसके अबाउट कंजर्व करा दे? कोई स्पेसिफिक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो कंजर्व तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट करा लो, थ्योरी वाइज अबाउट एनी पॉइंट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, तो चाहे जो मर्जी पॉइंट लेकर के आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लो। बट कन्वीनियंस के लिए आप क्या करते हो, आप Center पॉइंट of mass. नहीं, हाँ ये लोचा है, न्यूमेरिकल करने में मालूम नहीं चलेगा। आप जो ये देखो, मेरा ये पॉइंट समझो, पी और क्यू जो पॉइंट्स है, क्या इनके सेम आंसर्स हैं एंगुलर मोमेंटम के? जनरल वे में बात करो, जनरल वे में, प्योर रोलिंग स्पेसिफिक है क्या? इन जनरल पी और क्यू दोनों एक दूसरे के बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि No, पी sir. और हाँ, फर्क क्या है? क्यू बॉडी के ऊपर है, पी ग्राउंड के ऊपर है, दोनों के आंसर्स अलग अलग नहीं है। Yes, sir. ऐसे ही हम यहां पर करने जा रहे हैं। सुनिएगा आप, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, वो तो रॉड के ऊपर होगा, ये देखने में फर्क नहीं दिखेगा आपको। और आप क्या करते हो, सेंटर ऑफ मास रॉड के जस्ट नीचे, अ पॉइंट ऑन द सरफेस, अ पॉइंट ऑन सरफेस जस्ट बिलो सेंटर ऑफ मास, उसको हम कुछ मान लेते हैं, से उसको हम पी का नाम दे देते हैं। तो हम कंजर्व कराते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी। हम लोग लिखते जरूर हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कराने, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व नहीं करा रहे हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कराओगे तो प्रॉब्लम फिर दूसरी है एक और, वो बताते हैं भी क्या प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल में आपने जो पॉइंट चूज किया है वो रॉड की सेंटर के जस्ट नीचे, वो पॉइंट जो ग्राउंड के ऊपर है उसको चूज किया है। इसके दो फायदे हो गए, एक तो पॉइंट पी आपका इनर्शियल पॉइंट हो गया क्योंकि ग्राउंड के ऊपर है, और कंजर्वेशनल लॉ सारे इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं। सेंटर ऑफ मास को अगर आप पॉइंट चूज करोगे तो सेंटर ऑफ मास कोलिजन के बाद एक्सेलरेट कर चुका है, यानी कि सेंटर ऑफ मास नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर वर्किंग करेंगे तो जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है उसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। देखिए न्यूमेरिकल डिफिकल्टी नहीं दिखती है हमें, न्यूमेरिकल्स करते वक्त तो फ्लो में हम लोग होते हैं ना, इसलिए समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आप बताओ कि कोलिजन से पहले का एंगुलर मोमेंटम कितना लिखेंगे, जस्ट बिफोर कोलिजन? किसके पास है एंगुलर मोमेंटम? कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम Particle. कितना? एम सर वी नॉट, एम वी नॉट एल हाँ। बाय 2। L/2। अब जरा सुनो, इफ वी टेक सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड एज ए रेफरेंस, सुनिएगा प्रॉब्लम बता रहा हूं क्या आएगी। तो क्या एंगुलर मोमेंटम कोलिजन से पहले इतना ही मिलेगा आपको?
क्या सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी नहीं है? बाद में तो सेंटर ऑफ मास चलेगा ना, रॉड का सेंटर ऑफ मास बाद में चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अगर आप इसके रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो पार्टिकल की एब्सोल्यूट वेलोसिटी थोड़ी यूज करोगे फिर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए देखने में आपको लगता है कि सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं, बट एक्चुअल में हम सेंटर ऑफ मास के जस्ट नीचे जमीन वाला पॉइंट चूज करते हैं। तो ये हो गया पहले वाला। अब एंगुलर मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या लिखेंगे? जस्ट आफ्टर कोलिजन। सुनिएगा, तो पार्टिकल के केस में एम वी पी एल बाई टू, पार्टिकल के केस में एम वी पी एल बाई टू। अब रॉड के केस में आओ, तो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कोई भी हो, पहला टर्म तो आपको एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा लिखना ही लिखना है। कंबाइंड मोशन में पहला टर्म तो फिक्स्ड है, दूसरा टर्म देखना पड़ता है आपको जो आर क्रॉस एम वी से आता है। अब दूसरे टर्म में जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं, कितना बन जाएगा सेकंड टर्म? 0. सर 0 हाँ, इसलिए आपको लगता है कि हम आई इंटू ओमेगा जो लिख रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करा रहे हैं और इनको इक्वेट कर देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन बन जाती है हमारी एम वी नॉट एल बाई टू इक्वल टू एम वी पी एल बाई टू और प्लस कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, सेकेंड इक्वेशन। मैं ये चाहता हूं कि रटने की बजाय ना इसको अच्छे से समझ के करो आप, ताकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और फिर कंफ्यूजन ना हो कोई। मतलब ये अगर आप मान के चल रहे हो, प्री एज्यूम करके चल रहे हो कि यही क्वेश्चन आएगा, कभी जेई वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, ये सब एजम्पशन लेके चल रहे हो, तो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन मान ली जाएगी आपकी। जिस दिन वो अपने मूड पे आ गए फिर वो आपको दिखा देंगे क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। और तीसरा, क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बना सकते हो या फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हो, दोनों में से जो भी आपको सही लगे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व करके देखते हैं तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बाद में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी पी स्क्वायर, और रॉड की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम उसके सेंटर की वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस उसकी रोटेशनल एनर्जी हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक ऑप्शन ये है आपके पास, या फिर रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। बट रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में भी एक डाउट पॉइंट आता है कि रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जब लगाते हैं और रॉड के केसेस में या कोलाइडिंग रिजिड बॉडीज के केसेस में, तो आप कौन से पॉइंट की वेलोसिटी कंसिडर करते हो वहां पर? क्योंकि फॉर्मूला तो उसका ये कहता है कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो इसमें शायद अगर आपको याद हो क्लास लेक्चर्स का, तो ये कहा गया था कि जिस पॉइंट पर कोलिजन होता है ना, पॉइंट ऑफ रॉड जो पार्टिसिपेट कर रहा है कोलिजन में, पॉइंट ऑफ रॉड पार्टिसिपेटिंग इन कोलिजन, हम इसको यूज करते हैं फॉर रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। मतलब रेस्टिट्यूशन में जो वेलोसिटी लिखते हैं वो उस पॉइंट ऑफ रॉड के उस पॉइंट की वेलोसिटी जहां पर कोलिजन हुई है। तो इस पॉइंट की कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी कितनी होगी? जिस पॉइंट पर इंपैक्ट हुआ है, जिस पॉइंट पर कोलिजन हुआ है, इस पॉइंट की कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, जब ये रॉड प्लस ओमेगा एल बाई 2। हाँ, क्योंकि रॉड कंबाइंड मोशन में है, तो एक ट्रांसलेटरी वेलोसिटी और एक रोटेशनल वेलोसिटी, माइनस पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी और कोलिजन से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी वी नॉट, और जिस पॉइंट से उसने कोलिजन किया है वो जीरो वेलोसिटी पे था। ये हो जाएगी आपकी, मतलब थर्ड इक्वेशन बनाने के दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से जो भी आप लिखना चाहो। रेस्टिट्यूशन समझ में आता है रेस्टिट्यूशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी समझ में आता है तो काइनेटिक एनर्जी लिखो, दोनों से आंसर आ जाते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक सैंपल इसलिए दिया है ताकि आपको ये क्लैरिटी बने, पहली बात कि आप एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करा किसके अबाउट रहे हो। ये बिल्कुल थियोरेटिकल भी क्लियर होना चाहिए और न्यूमेरिकली भी क्लियर होना चाहिए हमें।
और क्यों हम आई ओमेगा का फॉर्मूला लिखते हैं, क्यों नहीं आर क्रॉस एम वी का टर्म आया इसके अंदर। ये सारे जो आंसर्स हैं, ये जो डाउट्स आते हैं, ये सारे डाउट और आंसर को क्लियर करने के लिए ये थ्योरी वाला लेक्चर आज का था। और अब इसका जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम प्रैक्टिस, और वो लास्ट क्लास हो जाएगी रिवीजन की इसकी। तो यहाँ तक का पूरा रिवाइज करके रखो भैया आप लोग, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।